हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 8 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले देखते हैं आज का जो है वो दिन अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आज ही के दिन अगर 8 अगस्त को क्या किया गया था, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो किस चीज़ को लेके आया हुआ था, जो आपका इससे पहले अगर देखा जाए तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो कि क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के वजह से जो है, क्योंकि क्रिप्स मिशन में काफ़ी सारे प्रोमिस किए जाते हैं इंडिया को कि इस तरह से उनको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, या फिर आपको जो डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है वो किसी भी चीज़ को फुलफिल नहीं किया जाता। तो इसी से गुस्से में आके जो है वो ये मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। इसमें कुछ जो है कुछ फेमस स्लोगन है, जैसे कि डू और डाई, जिसको किसने दिया था, आपको महात्मा गांधी जी ने दिया था। और इसी को जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो ये आपका 8 अगस्त का आज का इंपॉर्टेंस है आज के हिस्ट्री में। नेक्स्ट जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आपको भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इलेक्शन इनका इलेक्शन होने वाला है कब, सितंबर में इनका इलेक्शन होगा। और अगर आप लोगों को पता है तो रिसेंटली जो रिजिग्नेशन दिया गया था। तो कुछ अब यहाँ पे अगर देखा जाए पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से तो स्टैटिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं। और जो भी अगर आपका रिसेंट कोई एग्जाम है तो वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आपका, जो संविधान है वहाँ पे इस चीज़ के बारे में क्या मेंशन है। तो आर्टिकल 66 जो है आपका, अनुच्छेद 66 जो है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस समझना हमें है कि जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें आपको दोनों हाउस के जो दोनों हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसमें ये याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है और स्टेट काउंसिल जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती उपराष्ट्रपति वाले में। लेकिन प्रेसिडेंट वाले में आपको उल्टा हो जाता है। तो प्रेसिडेंट वाला क्योंकि थोड़ा कंपेरेटिव करके पढ़ोगे तो आप लोग को लंबे समय के लिए याद रहेगा। अगर प्रेसिडेंट का देखा जाए तो प्रेसिडेंट में क्या होता है, आपको उनके इलेक्शन में आपको नॉमिनेटेड लोग जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, किसके, राज्यसभा के और लोकसभा के। और इवन जो आपका स्टेट लेवल पे भी आपका पार्टिसिपेशन होता है। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट का देखा जाए तो उसमें स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये आपका लोकसभा और राज्यसभा का ही पार्टिसिपेशन होता है। और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 66 में मेंशन है। और किस तरह का वोटिंग होता है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सिटीजन ऑफ इंडिया ये होने चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया फिक्स किया गया, 35 ईयर होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन है वो एज ए जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वैसा ही क्वालिफिकेशन क्या किनका होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का होना चाहिए। अब इनका अभी तो अगर वनडे एग्जाम आप दोगे तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि ये तो पूछ दिया जाता है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, जो आपका अपॉइंटमेंट कौन किनके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इवन जो इनका ओथ होता है वो कौन दिलाते हैं, आपको प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। और ये रिजाइन किनको करते हैं, तो रिजाइन किनको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। तो ये तीनों चीजें इनका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट, ओथ एंड रिजिग्नेशन। अब जो कॉन्सेप्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट का, क्या इंडिया में इन सारी चीज़ों के बारे में कहाँ से इसको इस आइडिया को ड्रॉ किया गया है, कहाँ से इस चीज़ को लिया गया है। तो अगर देखा जाए तो आपका जो 1935 का एक्ट है वहां पे इनडायरेक्टली एज इट इज ऐसा वाइस प्रेसिडेंट जैसा टर्म नहीं लिखा हुआ, डिप्टी गवर्नर जनरल लिखा हुआ है। ये कुछ हद तक आपको मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली नहीं है। बट अगर आपको पूछा जाए कि एग्जैक्टली कौन से कंट्री से हमने लिया है इस कॉन्सेप्ट को, तो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत हद तक कहाँ से मिलता है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी को लेके है। ठीक है, तो ये पहले तो यही याद रखना आपको कि जो आपको चीफ डिफेंस स्टाफ है अभी कौन है, आपको जनरल अनिल चौहान है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अभी ये न्यूज़ में किस चीज़ के लिए आपको सीडीएस न्यूज़ में क्यों है, इन्होंने डी क्लासिफाइड ज्वाइंट डॉक्ट्राइन। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि डी क्लासिफाइड ज्वाइंट डॉक्ट्राइन आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपका सीडीएस से रिलेटेड है, जिसमें साइबर स्पेस को और एमपीवीएस ऑपरेशन, तो ये दोनों टर्म्स याद रखना कि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, आपको साइबर, क्योंकि आपको साइबर अटैक वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए ज्वाइंट डॉक्ट्राइन लॉन्च किया गया, जिसमें आपको जितने भी थे एयर नेवी और एयरफोर्स नेवी और मिलिट्री तीनों का पार्टिसिपेशन है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो सीडीएस है आपका, जो चीफ डिफेंस स्टाफ है, ये चीज़ें आपको कब बनी थी, कैसे, ये आपका क्या इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है। तो इसको क्रिएट किया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। तो ये भी याद रखना क्रिएटेड बाय किसके द्वारा क्रिएट किया गया, जिसको शॉर्ट में सीसीएस बोला जाता है। अब ये ईयर अगर पूछा जाए तो दिसंबर 24 2019 के आसपास ही आपको आया हुआ था, उसी साल में आया था।
बट इसको सीडीएस को लेके बनाने को लेके बहुत पहले भी आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे, जिसमें आपको कारगिल कमेटी है, ठीक है, उसके अलावा नरेश चंद्र टास्क फोर्स है, ये दोनों ने रिकमेंड किया था, बट उस टाइम पे नहीं एक्सेप्ट किया गया। बट इसको 2019 में जो है वो बनाया गया था। और जो पहले आपके सीडीएस थे वो कौन थे आपको? जनरल बिपिन रावत थे। ये कब बने हुए थे? 2020 में बने थे। तो बस करंट अफेयर में आप क्या करोगे, जब उसको स्टैटिक से रिलेट करोगे तो आपको क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं, क्योंकि हमेशा अब जैसे कि ये बस ये याद रखें कि डी क्लासिफाइड ज्वाइंट ऑकरिंग किस चीज से रिलेटेड है? तो सीडीएस से रिलेटेड है। अब इसमें तीनों जो आपको सीडीएस में वही होता है कि ज्वाइंटली काम किया जाता है तीनों चीज के लिए, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री के लिए। तो इन सारी चीजों से क्या किया जाएगा? साइबर स्पेस को टैकल किया जाएगा, जो प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इजिप्ट को लेके। इजिप्ट ने हिस्टोरिक डील साइन किया है, ठीक है, 35 बिलियन डील साइन किया, किसके साथ? इसराइल के साथ। तो देखा जाए ये यहाँ पे आपको, तो ये डील तो आपको नहीं पूछा जाए कितने अमाउंट पर किया, किसके साथ किया, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको। लेविथियन, ठीक है, ये आपका एरिया कहाँ पे? ये ऑलरेडी आपका यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो लेविथियन फील्ड आपका कहाँ पे? ये मेडिटेरियन सी के पास है, और ये इसराइल के अंडर में कंट्रोल में आता है। और ये काफी ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है आपको? ऑयल के लिए फेमस है, क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। और ये 130 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हाइफा। हाइफा कहाँ पे? हाइफा जो आपको इसराइल में है। और जो ऑयल फील्ड है यहाँ पे, जो डिस्कवर कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और 2019 से यहाँ क्या हुआ, जो यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, इसका यूज होना शुरू हुआ 2019 में हुआ। डिस्कवरी इसकी 2010 में हुई थी। और इसी यही जो आपका नेचुरल गैस है उसका क्या हो रहा है अभी? डील हुआ किसके साथ? इजिप्ट के साथ हुआ। तो बस ये याद रखना है कि लिवेथियन आपको फील्ड पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो मेडिटेरियन सी में है। और किसके कंट्रोल में लिवेथियन फील्ड? तो ये इसराइल के कंट्रोल में है। और इसी के साथ अभी इजिप्ट का डील हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है आपका सीएम नीतीश कुमार ने क्या किया अभी आपको? थर्ड बिहार म्यूजियम बाइनिंग जो है उसको स्टार्ट किया है। तो इस ये तो थर्ड वाला है। तो हम थोड़ा सा स्टैटिक में जाके देखते हैं कि पहला वाला कब हुआ था। तो फर्स्ट वाला जो आपको बिहार म्यूजियम बाइनरी हुआ था, वो वर्ल्ड का पहला फर्स्ट म्यूजियम बाइनरी था। इससे पहले आपको वर्ल्ड में हुआ ही नहीं था। तो ये कब हुआ था आपको? 2021 में हुआ था, और पटना म्यूजियम में हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम का वर्ल्ड में फर्स्ट हो रहा है या फिर आपको कंट्री में फर्स्ट हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो वर्ल्ड में भी पहला कहाँ पे हुआ था? पटना म्यूजियम में हुआ था। कौन सी ईयर में? 2021 में हुआ था। दूसरा वाला आपका जो हुआ था वो 2023 में हुआ था। और ये थर्ड वाला है जो कि आपका 2025 में हो रहा है। और इसी के साथ जो आपका पटना म्यूजियम का 10th फाउंडेशन डे भी हुआ था। और थीम क्या है? थीम भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल साउथ जो है इसका थीम है ग्लोबल साउथ सेड हेरिटेज। ये थीम है। बाकी सारे बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करें, खासकर जो आपको लैटिन अमेरिकन कंट्री है, खास जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट किया, श्रीलंका, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला और कजाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, किसमें? थर्ड वाला जो आपका हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपका कंबोडिया और थाईलैंड को लेके, और ये काफी लंबे समय से न्यूज में चला आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। अगर देखा जाए तो इसका इशू जो है वो ऐसा नहीं कि अभी रप्ट हुआ है, ये रिसेंट इशू है। ये बहुत आपका हिस्टोरिकल, अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली बहुत पुराना इशू है। सिंस 1907 से ये चीजें आपको चला आ रहा है। अब इससे 1907 में क्या हुआ था आपको? सियामीज ट्रीटी साइन किया गया था। तो सियामीज ट्रीटी आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो कंबोडिया और थाईलैंड को लेकर ही रिलेटेड है। और कब आया था? ये 1907 में आया था। इसमें आपको जो सियाम है, ठीक है, ये आपका डायनेस्टी है जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो इसमें ट्रीटी में जो साइन हुआ था, इसमें दो आपको पार्टी थे, जिसमें सियाम जो था वो थाईलैंड से, और फ्रांस कंबोडिया को उस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि कंबोडिया जो वो फ्रांस के कंट्रोल में था। और 1962 में क्या होता है? तो ये तो आपका डिस्प्यूट था जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी 1907 में सियामिस ट्रीटी से, बट वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुआ। वो बॉर्डर डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट था। 1962 में ये और ज़्यादा क्या हो जाता है आपको? प्रॉब्लमेटिक होता है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे क्या करता है आपको? जो एक प्री बिहार टेम्पल है, तो ये पूछा जा सकता है कि प्री बिहार टेम्पल कहाँ पे है, तो ये तो याद रखना पड़ेगा। ये आपको कंबोडिया में प्रेजेंट है। बट ये बोला जाता है कि ये टेम्पल थाईलैंड का था, बट आईसीजे ने क्या किया? कंबोडिया को ये अवार्ड कर दिया, दे दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा इनके बीच में जो आपको क्लासेस थे वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर 2008 और आपका 10 11 था, उसमें आपको क्लास वापस से देखने को मिलता है। और अभी वापस से इसमें क्या हुआ? 2025 में आपको मिलिट्री जो डिस्प्यूट है वो आपको बॉर्डर एरिया में देखने को मिला है। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें भी याद रखना पड़ेगा, क्या क्या इनके जो है वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रह चुके हैं। तो सियामिस ट्रीटी 1907 का, उसके बाद 1962 में जो प्रिहारा बिहारा टेम्पल था, जो कि किसको दे दिया गया था? कंबोडिया को। और अभी कंबोडिया के पास ही वो टेम्पल है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप लोगों ने देखा है काफ़ी, ये तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है, जो आपको यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या किया अभी
50% टैरिफ लगा दिया, पहले 25 था, फिर अब अगेन 25 उन्होंने ऐड कर दिया। तो इसके साथ हमें ये देखना है कि क्या ये बस इंडिया पे ही ये टैरिफ इम्पोज किया गया, बाकी कंट्री पे भी किया गया? तो इंडिया को ही बस टारगेट नहीं किया गया, इवन जो यूरोपियन यूनियन है, जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है, उनको भी 15% का टैरिफ लगाया गया है। और ब्राजीलियन जो आपको गवर्नमेंट है, उनके उनके गुड्स पे भी 50% के आसपास लगाया है। तो इंडिया और ब्राजील का सेम सेम प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप लोगों ने कल का न्यूज़ देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि ब्राजील गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट की अभी बातचीत चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका डिजिटल इनिशिएटिव एट आईटी कॉन्क्लेव। तो याद रखना है कि आपको डिजिटल इनिशिएटिव जो मैरीटाइम को लेके कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया? आपको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा किया गया है। और खासकर इसमें जो आपका मैरिटाइम इकोसिस्टम है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई और डिजिटल वे में उसको देखने की बात की गई। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ये आपको इसराइल से लेके है। तो इसराइल जो है वो अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको 2-3 साल से वहाँ पे तो चल ही रहा है कंटिन्यूसली, फिलिस्तीन को लेके हो या फिर आपको गाजा को लेके हो या फिर इसके अलावा सीरिया के साथ डिस्प्यूट हो। तो हम लोग स्टैटिक में देख लेते हैं कि जो इसराइल है उसका बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है, क्योंकि इसका जो बॉर्डरिंग कंट्री है उसके साथ काफ़ी डिस्प्यूट है। तो इसको नॉर्थ में जो है वो, इसके नॉर्थ में कौन सा कंट्री आपको, लेबनान है, ठीक है। और इजिप्ट और गाजा जो है ये साउथ वेस्ट में है। जॉर्डन जो है वो आपको, और जो वेस्ट बैंक है वो आपको ईस्टर्न साइड पे है। तो ये बस 4-5 कंट्री याद रखना, जैसे कि लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, ठीक है। बट जो अ, इजिप्ट वाला बॉर्डर है उसके बीच में कौन आ जाता है? आपको गाजा आता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इजिप्ट से देखा जाए तो बॉर्डर का प्रॉब्लम है, बट हाफ ऑफ द एरिया जो है गाजा का वो किसके अंडर कंट्रोल में है? इसराइल के कंट्रोल में है। जॉर्डन याद रखना आपको, लेबनान, इजिप्ट और सीरिया, ठीक है, ये आपको बॉर्डरिंग कंट्री है। बट इसके अलावा मैरीटाइम बॉर्डर भी है इसका इसराइल का, जैसे कि रेड सी के साथ उसका बॉर्डर है आपको। इसके अलावा रेड सी है और मेडिटेरियन सी है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जो रेड सी है वो इसराइल और कौन से कंट्री के बीच में बॉर्डर करता है? नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट अमेंड, ठीक है, ये 2011 का ऑर्डर टू बूस्ट डेटा कलेक्शन ऑफ एडिबल ऑयल सेक्टर पे था। तो उसको एनहेंस करने की बात की गई है, उसको अमेंड करने की बात की गई है। बट हमारे लिए स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर अगर पूछा जाए कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट पे आपका कौन है? चाइना है। बट इंडिया कहाँ से ऑयल को इम्पोर्ट करवाता है? तो पाम ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया कंज्यूम करता है, तो वो कहाँ से आता है? आपको मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। और सोयाबीन ऑयल जो है आपको ब्राज़ील और अर्जेंटीना से आता है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है किस चीज़ का? एडिबल ऑयल का। और जो भी फिलहाल फिलीपींस के साथ हमारा चल रहा है, ठीक है, टॉक चल रहा है, उसमें भी इस एडिबल ऑयल के भी चला है। इसके अलावा देखोगे तो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्योरिटी, तो ये सब एरिया पूछा जा सकता है, किन किन एरिया पे अभी डिस्कशन चल रहा है। कल के न्यूज़ में मैंने ये कवर करवा दिया था आप लोगों के, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, आपका जो कोस्टल शिपिंग बिल है उसको दोनों हाउस ने क्या कर दिया, पास कर दिया है, ठीक है। तो ये एक्ट बनने का अब देखते हैं प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा। बट इसमें हमें याद रखना कि जो आपका ये शिपिंग बिल है वो रिप्लेस करेगा 1925 का जो एक्ट है, उसको रिप्लेस किया जाएगा। ये कॉलोनियल एरा का टाइम पीरियड का था, इसमें काफ़ी जो आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं था, तो उसमें चेंजेस किया जाएगा। और उस चेंजेस के साथ जो अभी अभी रिसेंट जो आपको जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन है उन सारी चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा इसमें। और जो आपका इंटरनेशनल जो लॉज है मैरीटाइम को लेके, उसके तहत जो इसको बिल को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ये पीएम मोदी और जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी जो आपको वेरियस सेक्टर है उस पर कॉपरेशन बताने की बात की है। उसके अलावा जो आपको काफ़ी सारे जो है डील पे बात होगा, क्योंकि ब्राज़ील और इंडिया सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है यूएसए से, जो 50% टैरिफ वाली बातें हैं। तो बस हमें याद रखना है यहाँ पे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो लुइस इनाक्यू लुएला, ठीक है। तो ये याद द सिल्वा, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको वनडे एग्जाम में आते कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है, या फिर क्योंकि अगर जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है या फिर इस तरह की चीज़ें होती है तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बस प्रेसिडेंट का नाम याद रखना। और जिसमें बात जो है वो कौन कौन सी चीज़ों पे होगा? ट्रेड पे, क्योंकि ट्रेड अभी देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज में कुछ ना कुछ आपको टैरिफ को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। टेक्नोलॉजी पे, एनर्जी पे, डिफेंस पे, एग्रीकल्चर और हेल्थ एंड पीपल टू पीपल टाइज पे बात होने की बात संभावना है। देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया, कंबोडिया और थाईलैंड इशू। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बांग्लादेश, ठीक है। ढाका ने क्या किया, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, वहाँ पे 84th नंबर का डेथ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उसको क्या किया गया?
अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इस चीज में? इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, ठीक है, ऑफ हाई कमीशन। ये हाई कमीशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कौन से एक्ट में आया था? 1919 का जो एक्ट है उसमें आपको हाई कमीशन का कॉन्सेप्ट आया था। अब यहाँ पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देख ले तो सवाल आपको आ सकता है, इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? आपको 80 साल की उम्र में हुआ था, 7 अगस्त 1941 में, ठीक है। इसके अलावा जो ये फर्स्ट आपके कौन थे नॉन यूरोपियन जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन कौन है, पोएट है जिनको आपको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, तो वो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था। और कौन से बुक के लिए मिला था ये भी पूछा गया था, तो ये गीतांजलि के लिए मिला था। ये आपको गीतांजलि क्या आपको पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। और ईयर भी याद रखना कौन सी ईयर में मिला था? 1913 में मिला हुआ था। अब इन्होंने दो कंट्री के लिए नेशनल एंथम लिखा हुआ है। इंडिया के लिए उन्होंने लिखा था जनगण मन, ठीक है, और बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला, तो ये याद रखना है। ये दोनों सॉन्ग उन्होंने ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है आपका समाधान पोर्टल को लेके। तो हमारे लिए बस यही है इंपॉर्टेंट है कि हमें ये याद रखना है कि समाधान पोर्टल आपका किस चीज से रिलेटेड है, किसके लिए बनाया गया है। तो ये आपको एमएसएमई के लिए बनाया गया है, इनहेंस करने के लिए, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अब आरबीआई डेवलप्ड यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसा, जैसे कि से भी ऑप्शन में हो सकता है आपको, या फिर नावर डाल दिया जाएगा कि किसने डेवलप किया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। तो यूएलआई जो है किसने लॉन्च किया? आपको आरबीआई ने किया। इसका पर्पस क्या है? जो आपको क्रेडिट जो है वो टाइमली वे में या लेंडिंग प्रोसेस जो है उसको इजी वे में एक्सेसिबल किया जाएगा, ताकि आपका जो है वो फंडिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से हो पाए। नेक्स्ट है आपका पीएम विश्वकर्मा। तो ये पूछा जा सकता है कि स्कीम से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो कब, एक तो लॉन्च कब हुआ था? आपको 2023 में हुआ था, ठीक है। किस चीज के लिए? प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजन एंड क्राफ्ट्स पर्सन। अब इसमें 18 ट्रेडिशनल जो ट्रेड्स हैं हु वर्क इन देयर हैंड्स एंड टूल्स, स्कीम में क्या किया गया था? इसमें लोन जो है आपको 3 लाख से लेकर 3 लाख तक प्रोवाइड करने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि पीएम विश्वकर्मा आपको किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको आर्टिजन से रिलेटेड है। और कब आया था? 2023 में आया था। और इसके अंदर 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो है, जिसमें आपको हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं या फिर आप पॉटरी मेकिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट है आपको सेल्फ रिलायंट इंडिया। एसआरआई फंड पूछा जा सकता है, जो कि इतने अमाउंट से इसको क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। अब इसमें प्राइवेट जो आपको सेक्टर है उसका भी पार्टिसिपेशन था। नेक्स्ट न्यूज है आपका एक्सट्रीम हीट ब्रेकिंग रिकॉर्ड। अब अगर देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी कंट्री है सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। इवन जो 2024 था उसको वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर माना जाता है। अब यहाँ पे ये डब्ल्यूएमओ का रिपोर्ट है जो कि बता रहा है कि ये बस एक पर्टिकुलर कोई कॉन्टिनेंट या कंट्री नहीं फेस कर रहा, ये हर जगह का प्रॉब्लम हो गया। 21st सेंचुरी जो वो, इसमें काफी ज्यादा आपको टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज होते ही जा रहा है। तो अभी हम लोग जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देख रहे थे। ये बना कब था? आपको 1950 में बना था, 1950 में बना हुआ था। और ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो ये भी याद रखना कि हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि नहीं है, बट ये यूनाइटेड नेशन का ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1950 में बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूरोप में भी जो हीट प्रॉब्लम है, हीट वेव जैसी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस की गई। हीट वेव्स कहाँ पे आया था? स्पेशली स्वीडन। तो ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से प्लेस में कैसा कुछ, अगर सिविल वॉर वाला कहीं पे हुआ। अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बहुत सारी कंट्री फेस कर रही है। यूरोप में अगर देखोगे तो हीट वेव कहाँ पे आया था? स्वीडन और फिनलैंड में आया था, ठीक है। जो कि यूजुअली यहाँ पे ऐसी चीजें पॉसिबल लगती नहीं है, बट ये ऐसे हो रहा है यहाँ पे, जो कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इवन जो आपका एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट है, सब जगह आपको हीट जो है वो फेस हुआ था, हीट वेव आपको आया हुआ था। अब यहाँ पे आपको वाइल्ड फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर जो है वो कौन कौन से कंट्री में आया था वो यहाँ पे एक साथ आप लोग देख लो। साइप्रस, ग्रीस, टर्की, ठीक है। यहाँ पे आपको वाइल्ड फायर आया हुआ था। अगर आप लोग को रिसेंट वाला लास्ट ईयर 2024 याद है तो यूएस में बहुत बड़ा जो है वो वाइल्ड फायर आया था, जिसमें आपको बहुत सारी जो चीजें डिस्ट्रॉय हुई थी। बट हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एरिजोना, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी जो एग्जाम, वन एग्जाम हुए थे वहां पे पूछे गए थे। तो एरिजोना ग्रैंड कैनन जो है आपको नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, ये पूछा गया था। तो ये यूएसए में, यहीं पे आपको क्या हुआ था, फॉरेस्ट फायर, और काफी सारे जो है वो जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इनिशिएटिव है आपका, ठीक है, कि जो आपका टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए
2015 का पेरिस एग्रीमेंट था। तो ये याद रखना, 2015 का पेरिस एग्रीमेंट था, जिसमें बात किया गया था कि टेम्परेचर को कहाँ तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि आप उसको क्रॉस करने वाला है, तो ये काफी नेगेटिव साइन है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट स्क्रिप्ट वर यूज्ड इन इंस्क्राइब द पिपरवाहा रिलिक्स। अगर आपको याद हो तो ये 127 साल के बाद इंडिया को वापस मिला है, थाईलैंड ने इसको वापस किया इंडिया को। पिपरवाहा जो प्लेस है वो कहाँ पे आपको यूपी में है। तो इसमें से आप लोग मुझे बताओगे पिपरवाहा लिरिक्स जो है वो आपको देवनागरी में है, ब्राह्मी में है, खरोष्टी में या संस्कृत में। सो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।